नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आपके सामने श्रीनगर है, वो श्रीनगर जहां इन दिनों दहशत की बारूदी गंध है और कश्मीरी पंडितों के पलायन की डरावनी तस्वीरें हैं। आप अब मेरे सामने एक लड़की को देख रहे हैं। इनका नाम श्रद्धा बिंदु है। इनके पिता मक्खन लाल बिंदु श्रीनगर में आतंकवादियों के हाथों 5 अक्टूबर को मार डाले गए। वो मक्खन लाल बिंदु जिन्होंने उस समय भी श्रीनगर नहीं छोड़ा जब हजारों हजार कश्मीरी पंडित परिवार भाग रहे थे। 30 साल से जो आदमी अपनी जमीन, जमात, जज्बे के कारण लोगों के बीच जमा हुआ था, उसकी जिंदगी एक झटके में ले ली गई। लेकिन पिता की हत्या के बावजूद आतंकी श्रद्धा का हौसला नहीं डिगा सके। पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग? क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना? चल भाई, आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। इस लड़के के अंदर आतंकवादियों का तनिक भी डर दिख रहा है आपको? मक्खन लाल बिंदु भी ऐसे ही थे। कोई बड़ा नाम नहीं थे, कोई नेता, अधिकारी या स्टार, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो चलता फिरता कश्मीर थे, पूरी कश्मीरियत थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे सहयोगी आरिस बिलाल के पास ले चलना चाहता हूं, जो बिंदु पति पत्नी की उस दुकान पर हैं जिसके जरिए वो अपना परिवार चलाते थे। यही वो क्लिनिक है, यही वो हेल्थ जोन है जिसके मालिक मक्खन लाल बिंदु थे। और 5 अक्टूबर की शाम को यहीं पे उन पे हमला हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई। तो उस वाक़े के बाद न सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बल्कि जो नॉन माइग्रेंट बिजनेसमैन है कम्युनिटी के, उनमें भी काफ़ी डर फैला हुआ है। क्योंकि मक्खन लाल बिंदु एक नामवर शख्सियत है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के। वो तब भी कश्मीर में रहे जब आतंकवाद जोरों पे था 90 की दहाई में। और अपनी पत्नी के साथ वो बिंदु मेडिकेट हरी सिंह हाई स्कूल में चलाया करते थे, जहाँ पे दिन में कई हादसे होते थे, कई वारदातें होती थी और कई किलिंग्स वहाँ पे भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी वो टिके रहे और उन्होंने लगातार पिछले 3 दहाइयों से हालात का मुकाबला किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने परवरिश की, अपने बच्चों की यहीं पे रह के। आरिस बिलाल आपको बता रहे हैं कि मक्खन लाल बिंदु पति पत्नी ने इस दुकान से अपने बच्चे पाले, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने अपने समाज के लोगों की उम्मीदें भी पाली, लोगों की मुसीबतों में शरीक रहे। किसी ने बोला कि एक मुसलमान ने बोला आप फलानी के पास जाओ, वो टेस्ट करेंगे, आपको देखेंगे है भी शुगर की नहीं। आई वॉज 80 ईयर्स। फिर जब इसने देखा यहाँ से सुई लगाते 2-3 महीना मदद करी मुझे, बोला कोई बात नहीं, आप दवा लाओ, चुप करके दवा लाया करो। अब दवा के लिए पूरा महीना नहीं था। फिर इनके घर आई, इनकी मिसेस के पास। मैंने कहा दवाई इन्होंने 1 महीने के लिए दिया, उन्होंने मुझे फादर ने पूरी दवाई नहीं दी। बोला कोई बात नहीं, हम आपको सैंपल देंगे, 10 दिन के बाद आओ। इसलिए मिसेस को बोला था सैंपल नीलम जी को दे देंगे। अब मैं दवाई के लिए कहाँ लाऊंगी, किससे लाऊंगी? खत्म मेरा सारा कुछ। ही इस महिला के पास डॉक्टर की फीस देने और दवा खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसलिए मक्खन लाल इनके रोग के मुताबिक इन्हें मुफ्त दवा दिया करते थे। ऐसी बहुत सारी वजहें हैं कि अरसत में आज मैंने बात मक्खन लाल बिंदु से शुरू की है। उनको मार देने के बाद भी उनकी पत्नी को अपने पति पर नाज है। I'm proud of my husband. He was not a coward. He was not a coward at all. He never left this place. He was not a coward. He was not a coward. I'm proud of you. Okay, I'm proud of you, my husband. I'm proud of you. I'm proud of you. I'll face everything. I'll face everything. I'm proud of my husband. In 90s, he used to send my daughter to college. 90s. दरअसल कश्मीर आज की तारीख में इस देश के लिए एक बड़ा सवाल हो चला है। आतंकवादी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कश्मीर में अलगाववादी फितरत के दलों, नेताओं की बड़ी साजिश चल रही है। घाटी में टारगेट किलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। इस मामले से वहां के कश्मीरी पंडितों, या यूं कहिए कि हिंदुओं और सिखों में भी वही डर बैठता जा रहा है जो 1990 में दिखा था। 7 अक्टूबर को ही, यानी कि बिंदु की हत्या के 2 दिन बाद, श्रीनगर की ईदगाह कॉलोनी के एक स्कूल में आतंकवादियों ने घुसकर 2 शिक्षकों को मार दिया। एक स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर थी और दूसरे टीचर दीपक चंद। गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने दोनों का नाम पूछा, पहचान पत्र देखा और जब इत्मीनान हो गया कि
और ये दोनों उसी कौम के हैं जिस कौम के लोगों को मारना है, तो फिर दोनों को गोली मार दी। ये दोनों शिक्षक कोरोना के बाद स्कूलों में बच्चों को लाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और सुपिंदर ने तो कुछ मुस्लिम बच्चियों को गोद भी ले रखा था। दोनों टीचर्स की हत्या टारगेट किलिंग थी। ये सुपिंदर कौर की मां थी जिनको अभी आपने सुना, और ये दीपक चंद का परिवार है जिसका रोटी कमाने वाला अब नहीं है। दीपक चंद को समझिए जरा, ये उन कश्मीरी पंडितों में थे जिनका परिवार 1990 में भागकर जम्मू चला गया था। केंद्र सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने की जो योजना लेकर आई कि आपको नौकरी देंगे और कश्मीर के स्कूल में ही आप पढ़ाएंगे, उसी योजना के तहत दीपक चंद श्रीनगर में रह रहे थे। बाकी परिवार जम्मू में ही था। बीच में पत्नी और बच्ची को ले जाया करते थे। इन हत्याओं को लेकर मैंने संजय टिक्कू, जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हैं, उनकी राय जाननी चाहिए। पता चला कि पुलिस ने उनको अपनी सुरक्षा में ले रखा है क्योंकि खतरा उन पर भी है। लिहाजा वे इंडिया न्यूज के कैमरे पर तो नहीं आए, मगर फोन पर अपनी बात जरूर रखी। पिछले दिनों जो ये हालात कश्मीर में हुए और माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए, तो उससे जो यहाँ पे रहने वाले माइनॉरिटीज़ जो है, चाहे कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू है, सिख है, हम वहीं बैक टू स्क्वायर 1990 पे आ गए। जिस तरह वो किलिंग्स हुई हैं, जो रिसेंटली एक स्कूल में वहाँ पे मुसलमानों को अलग किया और जो माइनॉरिटीज़ के लोग दो थे उनको अलग करके उनको उससे मार डाला। और उससे क्या हुआ कि जितने भी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं कश्मीर में, चाहे वो कश्मीर, तो हम सारे डर के माहौल में रह रहे हैं। और अभी भी वो हमें नहीं लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, वो उतनी सीरियस है कि जितने भी लोग हम हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में, उनको सिक्योर कैसे किया जाए। और न ही तो कोई सिक्योरिटी ड्रिल भी नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा ही रहा, अगर भगवान न करे और कुछ किलिंग्स होती हैं माइनॉरिटीज़ की, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज़ रहने के लिए तैयार नहीं होगा और वो अपनी जान की रक्षा के लिए, जिस तरह 90 में हमारे कश्मीरी पंडित भाई को पहले इसी तरह हरास किया, इसी तरह चुन चुन के मारा गया, तो जैसे वो चले गए वैसे ही ये लास्ट माइग्रेशन होगी सबकी, स्पेशली द कश्मीरी पंडित्स, जिन्होंने यहाँ पे 90 में ये डिसाइड किया था कि हम रहेंगे अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ। लेकिन आज की डेट में मुझे लग रहा है कि वही 90 आ रहा है कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो अभी भी साइलेंट मोड पे हैं। और मुझे नहीं पता है कि वो साइलेंट मोड पे क्यों है, क्योंकि जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी बाहर नहीं निकलेगी और प्रोटेस्ट नहीं करेगी इन सारे किलिंग्स पे, चाहे वो किसी की भी हो, कश्मीर की हो, कश्मीर में रहने वाले किसी भी कश्मीरी की हो, तो तब तक मुझे लग रहा है कि हम डेंजर में ही है, खतरे में ही है। संजय टिक्कू जो कुछ कह रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा जैसे इलाकों से 500 से ज्यादा लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। कुछ गैर कश्मीरी पंडित परिवार भी हैं जो चले गए हैं। मैं एक और घटना का जिक्र यहां कर देना चाहता हूं। 5 अक्टूबर, जिस रोज मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या हुई, उसके कुछ मिनटों बाद ही आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार में चाट ठेला लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को मार दिया। वीरेंद्र पासवान बिहार के भागलपुर के थे, सड़क पर ठेला लगाते थे और रोजाना 200-250 रुपए कमा पाते थे। और उसी रोज, यानी कि जिस दिन वीरेंद्र पासवान और बिंद्रू को आतंकियों ने गोली मारी, मोहम्मद शफी लोन को भी बांदीपुरा में भून दिया। कारण ये था कि उन पर, यानी कि लोन पर, पुलिस का मुखबिर होने और हिंदुओं को अपने यहां नौकरी देने का इल्जाम था या फिर शक था उनके ऊपर। अब इन टारगेट किलिंग्स का मतलब समझिए। बिंद्रू की हत्या से मैसेज ये दिया गया कि वैसे कश्मीरी पंडित जो 1990 में भी नहीं गए, हर हाल में यहीं रहे, उनके भी जाने का समय आ गया है। सुपिंदर कौर की हत्या इस बात का इशारा थी कि सिर्फ हिंदू ही नहीं,
सिखों को भी अब नहीं छोड़ा जाएगा। दीपक चंद को मारकर आतंकियों ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि केंद्र की पुनर्वास योजना के तहत जो लोग कश्मीर में आकर नौकरी करने लगे हैं और बसने लगे हैं, उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और मोहम्मद शफी लोन को मारकर कश्मीर के लोगों को यह धमकी दी गई कि पुलिस और हिंदुओं का जो भी हिमायती बनेगा उसको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको टारगेट किलिंग और उसका मतलब समझ आ गया होगा। अब सवाल यह है कि इस तरह की हत्याओं का कारण क्या है। ये वैसे हमले या हत्याएं नहीं हैं जिसमें इस बात की चिंता नहीं कि कौन मारा गया, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल है कि किसको मारा जा रहा है। 3 बड़े कारण साफ दिखते हैं। केंद्र सरकार की कश्मीर से उखड़े कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना, घाटी से पलायन कर गए कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने का मिशन, और इस बार 15 अगस्त को समूचे कश्मीर के स्कूलों में तिरंगे को लहराया जाना। पहले पुनर्वास योजना को समझते हैं और उससे पहले ये जान लेते हैं कि पुनर्वास क्यों है। दरअसल आज से लगभग 32 साल पहले 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के हमले तेज हो गए। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ने लगी। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफा ने इसी बात को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहां से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे गए, या तो इस्लाम कबूल कर लो या घाटी से चले जाओ, अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो मारे जाओगे। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से वहां के हिंदुओं को, खासकर पंडितों का सबसे बड़ा पलायन हुआ। 60,000 से ज्यादा लोगों ने घाटी छोड़ी। इतने बड़े पलायन और उसके बाद की खानाबदोश जिंदगी पर कभी कोई बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ ही नहीं। कश्मीरी पंडित अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। वे जो लोग 1990 में भागे, उनको ही वापस बसाने की सरकारी कोशिश पुनर्वास योजना है। सरकार के पास 62,000 कश्मीरी पंडित रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 39,000 जम्मू, 19,000 दिल्ली और बाकी 4,000 देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इन लोगों को बसाने की योजनाएं पहले भी बनी, मगर मोदी सरकार ने यह तय किया कि विस्थापितों को राज्य सरकार की नौकरियां दी जाएंगी और लगभग 4,000 दी जा चुकी हैं। ज्यादातर टीचर की नौकरी है। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत 3,841 कश्मीरी पंडित घाटी पहुंच चुके हैं और उन्हें नौकरी मिल भी गई है। ये बात सरकार ने संसद में कही थी। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी, वहां उनका रहना और वहां के समाज में उनकी बढ़ती आबादी ISI और उसकी रोटियों पर पलने वाले आतंकियों की नींद हराम किए हुए थे। यहां भी एक कारण यह है कि घाटी में नौकरी कर रहे लोगों को आतंकियों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। मैं अब आपको अपने सहयोगी अजय जांडियाल के पास लेकर चल रहा हूं, जो जम्मू के जगती कैंप में हैं, और यह कैंप घाटी से पलायन करने वालों के लिए बनाया गया था और नौकरी मिलने पर लोग यहां से भी कश्मीर गए और हाल की किलिंग्स के बाद वापस भाग रहे हैं। इसलिए वापिस आ रहे हैं लोग, अभी आ रहे हैं। कल भी जो है कम से कम अप्रॉक्सीमेट 100 फैमिलीज जो है जम्मू बैक आ गई है, जिसमें जगती के भी जो है कम से कम 60-70 फैमिलियां है कि जो अभी भी जो है इस समय मतलब काफी डरे हुए। इवन मैंने अभी उनसे बात भी की थी, वो मना कर रहे हैं हम कैमरा के सामने नहीं आएंगे। ये इन लोगों को सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है? 30 साल से हमें खाली जो है कैमरा के सामने ही दिखाया और कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग वहां पर सर्वाइवल के लिए गए थे, भारत का झंडा खड़ा करने के लिए गए थे। जी, फीमेल जो है इनसिक्योर फील करें। आज एक चिट्ठी भी आई है जिसमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ फीमेल टीचर्स ने लिखा है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आपके लोग भी वहाँ पे होंगे, क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हमारी जितनी भी लेडीज़ है जो भी यहाँ से विस्थापित होकर वहाँ पे ज्वाइन जिन्होंने किया है माइग्रेंट पैकेज में, तो ये बात सच है, वो अनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही डर दहशत वहाँ पैदा हुआ। पहले तो 2-3 सालों में कुछ नॉर्मल कंडीशन हुई थी तो सारे खुशी खुशी से जा रहे थे। हम ये नहीं कह सकते वहाँ के सभी लोग खराब है, लेकिन कुछ ऐसी तो कुछ रीज़न हैं जिसके कारण ये हालत ख़राब हो रही। अब हम मुझे बताइए, जो एक महिला है जिसने अपने बच्चे, अपना हस्बैंड यहाँ पे छोड़ के, मदर फादर छोड़ के वहाँ पे एक
एक अलग गाँव में जॉब करने जाती, तो वो किस तरह से अपने घर से निकलकर 10 कदम 12 कदम चल के वो कैसे अपने आप को सिक्योर फील करेगी कि मैं किस तरह से मैं यहाँ से जा रही हूँ वापस जो। ये कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का एक सच है। अब उस दूसरे कारण की तरफ आपको ले चल रहा हूँ जो टारगेट किलिंग्स की एक और वजह बन सकता है या हो सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसके जरिए लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपका खेत मकान जो कश्मीर में था उसका ब्यौरा दीजिए ताकि आपको उसका कब्जा दिलाया जा सके। इसके तहत लगभग 1000 मामलों का निपटारा हुआ है। लोगों को उनके घर जायदाद मिले हैं। मैं अब आपको मेरे सहयोगी आरिस बिलाल के पास ले चलता हूं जो अनंतनाग जिले के विसू गांव गए थे जहां एक काश्तकार की जमीन कब्जे से छुड़ाकर सरकारी अधिकारियों ने दी थी। आप देख सकते हैं कि ये धान के खेत हैं और इन्हीं खेतों के बीच एक ज़मीन का टुकड़ा है जो तकरीबन 1 एकड़ के आसपास है जिस पे धान की काश्त कर रहे थे कुछ लोकल फार्मर। लेकिन ये ज़मीन दरअसल एक कश्मीरी पंडित माइग्रेंट की है जिसने कंप्लेंट की थी थ्रू माइग्रेंट पोर्टल कि उसकी ज़मीन जो है वो किन लोगों के कब्जे में है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिशियल जो हैं वो मौके पे आए हैं, उन्होंने निशानदेही की है और जो धान की फसल है उसको काट दिया गया है। हालांकि ये फसल अभी काटने के लायक नहीं थी, तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि ऑर्डर है कि जो पंडित्स की प्रॉपर्टी है उसको जल्द से जल्द बरामद किया जाए और उसको अपने मालिकों के हवाले किया जाए, तो उसके बाद इस धान की फसल को काट दिया गया है और इसको इसके मालिक के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथ इलाके के पटवारी हैं खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब, आप हमें ये बताइए कि किन की ये प्रॉपर्टी थी और कब आपने ये कार्रवाई अमल में लाई? जी सर, ये वासुदेव के नाम पर है जी, जो हमें रोशन लाल ने की थी ये कंप्लेंट। सर इसको 4 दिन हो गए कंप्लेंट किए हुए। सर जो ही हमें ये कंप्लेंट मिली तो हम नायब तहसीलदार साहब विसू जो है मोहम्मद अशरफ साहब, उनकी सदारत में हम यहाँ पे आए। हमने ये डिमांड किया सर, उनको नोटिस निकाली 1 दिन के अंदर अंदर धान काटने के लिए। तो फिर हमने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की और उन लोगों के साथ मिलकर हमने ये धान ये काटा। तो जो इसके असली मालिक हैं तो क्या उनको आपने मौके पर बुलाया और वो क्या वो सेटिस्फाई हैं? जी सर, उनको हमने मौके पे भी बुलाया है और हमने उनको ऑफिस पे भी बुलाया है कि आर यू सेटिस्फाई विद दिस वर्क ऑफ द रेवेन्यू टीम। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं ये इसका कब्जा ले लूँगा। आरिस इस खेत की वापसी के बाद विसू गांव के अंदर गए जहां एक कश्मीरी पंडित के दशकों पुराने मकान को उसे वापस किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये कश्मीरी पंडित मकान है जिसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि इसको 30 साल पहले जब यहाँ से ये माइग्रेशन करके चले गए थे तब इन्होंने इसको छोड़ा था, लेकिन पिछले 3 दहाइयों में इसकी हालत क्या हुई है आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ जो ये सटा हुआ प्लॉट है इसको बिल्कुल गार्बेज डंप में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं कितना गंद डाला हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ में और एक प्रॉपर्टी है जिसको सड़क बनाया गया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को भी अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिट्रीव किया है और इसको भी जो विलफुल ओनर हैं उनको हैंडओवर किया गया है। हमारे साथ इस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं मिस्टर अशोक, ये जम्मू से आए हैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए और इनके साथ रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या तगोदो की ताकि इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस मिले। अशोक साहब, आप हमें बताइए कि किस तरह आपको पता चला कि ऐसा पोर्टल बनाया गया है और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हुई? हमने मीडिया पर सुना है कि ऐसे ऐसे कानून बन गया, तो फिर हमने भी पोर्टल पर एप्लीकेशन डाल दी। तो डीसी साहब ने इनको भेजा, ये नायब तहसीलदार साहब है यहाँ पर जो साथ में है, ये पटवारी साहब है, इन्होंने ये दिन रात मेहनत की, ये सबकी प्रॉपर्टी रिलीज़ करवाना चाहते हैं और कर रहे हैं और हमारे भी कर दिए। तो अभी तक आप मुतमईन हैं जितना काम इन्होंने किया? श्योरली, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने ये एनक्रोचमेंट की है वो खोल दो। आरिस के साथ बातचीत में आपने सुना कि आसपास के लोग इस तरह की वापसी में सहयोग कर रहे हैं। ये सच है। आम कश्मीरी पुश्तों से साथ रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ रहना चाहता है, लेकिन आतंकियों के डर से वह अपनी जुबान गांठ लेता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इस तरह के जमीन और मकान की वापसी से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने उस पर कब्जा जमा रखा है। अब देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों के पास जम्मू कश्मीर के अधिकारी पहुंचे। ये लोग उन दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की मांग कर रहे हैं जो घाटी में उनके घर और जमीन के सबूत हैं। गवर्नमेंट जो बना रही है वहाँ पे प्लान्स कि हमारे कश्मीरी वापस आए, कश्मीरियत वहाँ पे फिर जिंदा हो जाए,
वो वहाँ नहीं चाहते एंड इट इज़ नॉट वहाँ के लोकल्स ही कर रहे हैं ये पीछे से स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि वो इसको नहीं चाहते कि वहाँ एक फ्लैश पॉइंट बना रहे। देखिए 32 साल के बाद ऐसा लग रहा था कि वहाँ नॉर्मलसी हुई है, लेकिन जो घटना घटी वहाँ पर, इससे पता लगा कि कोई नॉर्मलसी नहीं है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि सॉफ्ट टारगेट कभी भी कोई भी बन सकता है। सरकार का काम है, जिन्होंने ये काम किया है चुन चुन के जैसे उन्होंने मारा है, सरकार का काम भी है चुन चुन के उनको मारना। जिन 62,000 कश्मीरी हिंदुओं या पंडितों का घाटी से पलायन हुआ था, उनमें से 44,000 ने राहत और पुनर्वास आयोग के सामने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। उनकी जायदाद वापसी की प्रक्रिया चल रही है, मगर सरकार की इस योजना में कुछ खामियां रह गई हैं, जिनका जिक्र कश्मीरी पत्रकार करते हैं। उनके मुताबिक संपत्ति वापस लेने की सुरक्षा और औने पौने दाम पर जो जमीनें बेची गई थी, उनकी वापसी का तौर तरीका क्या होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। नौकरी के जरिए घाटी में बसाने और जमीन जायदाद वापस कर कश्मीर से पलायन कर चुके लोगों को वहां से जोड़ने की इन दो बातों के अलावा टारगेट किलिंग का तीसरा कारण कश्मीर में लगातार बेहतर हुए हालात भी माने जा सकते हैं। बदले माहौल की मुनादी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हुई, जिस रोज समूचे कश्मीर के स्कूलों में तिरंगा फहराया गया। पुलवामा जिले के स्कूल में हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी, जिसका जुलाई 2016 में एनकाउंटर हुआ था, उसके पिता मुजफ्फर वानी ने तिरंगा फहराया था। मुजफ्फर वानी पुलवामा के स्कूल में टीचर हैं, बुरहान हिजबुल का पोस्टर बॉय था। अब आप ये समझिए कि उस बुरहान के पिता राष्ट्रध्वज फहरा रहे थे। ये बात आतंकियों की नींद हराम करने के लिए काफी थी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को उनकी औकात बताने के लिए भी। मगर आप ये मान लें कि इस तरह की इक्का दुक्का टारगेट किलिंग से आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। दरअसल जो जांच पड़ताल चल रही है, वो आतंकियों के उस खेल को भी खत्म करने का हिस्सा है जो उन्होंने आखिरी विकल्प के तौर पर अख्तियार किया है। ऐसा क्यों है, यह मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाना चाहता हूं। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटने और राज्य के बंटवारे के बाद हिंसा में गिरावट आई। मसलन इस साल 15 जुलाई तक घाटी में 120 हिंसक घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल इसकी तुलना में 188 थी, यानी कि 35% की कमी आई। इसी तरह 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकवादी घटनाओं में 59% की कमी आई। दूसरी तरफ आतंकियों के सफाई का अभियान पिछले 2 वर्षों में तेज रहा। पिछले साल ही 180 आतंकी मारे गए, जिनमें रियाज नायकू, जुनैद और वलीद जैसे टॉप कमांडर्स शामिल थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इस साल सिर्फ जुलाई में 15 विदेशी आतंकवादी मार गिराए गए। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन सा होने लगा। अभी 10 से 12 रोज पहले घुसपैठ की कोशिश में पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर पकड़ा गया था और उसका एक साथी मार गिराया गया था। उसी बाबर ने बताया था कि आईएसआई ने 20,000 रुपए उसको दिए और परिवार वालों को 30,000, यानी कुल 50,000 रुपए। ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ने दी और काम दिया गया पट्टन इलाके में हथियार पहुंचाने का। तमाम कोशिशों के बाद कुछ ना कर पाने के चलते पाकिस्तान में एक बौखलाहट थी। अफगानिस्तान में तालिबान की खुलकर मदद करने के पीछे पाकिस्तान का एक मकसद ये भी था कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए तालिबान उसकी मदद करेगा। अभी हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने काबुल में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। खबरें आई कि सीमा पार 200 आतंकी सक्रिय हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनको घुसाने की तैयारी चल रही है। और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कश्मीर राग भी उसी समय आया। इन सबको मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की बेचैनी का अंदाजा आपको होगा। लेकिन इधर कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अपना घेरा मजबूती से कस रखा था, इसलिए लाख छटपटाहट के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था। नतीजा, आतंकी दवा दुकान वाले, टीचर या रेहड़ी वाले को मारकर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट किलिंग की रणनीति अपनाई है। आप यकीन जानिए कि हत्याएं आतंकवाद के खात्मे की बौखलाहट से पैदा हुई हैं, ना कि आतंकवाद के तेज होने का संकेत है। हाल की घटनाओं के बाद यह तय सा लग रहा है कि सरकार घाटी में बचे कुचे आतंकवादियों को साफ करने और पाकिस्तान को सख्त मैसेज देने के मूड में आ गई है।
2 रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद आतंकवाद से निपटने में माहिर लोगों को घाटी में भेजने का फैसला किया गया। उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। कश्मीर में हालात बदलने की कोशिशों का असर हुआ है, इस बात को आप मानिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सेना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरा है। हाँ, ये सच भी है कि टारगेट किलिंग के हाल के मामलों से घाटी में फिर से लौट रहे कश्मीरी पंडितों के अंदर डर भरने लगा है। इसको खत्म करने का एक ही रास्ता है, कश्मीर से आतंक का सफाया और वहां विकास की रफ्तार को तेज करना। ये दोनों विकल्प जरूरी हैं, इन दोनों पर काम करना उतना ही आवश्यक। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात इसी समय इस अगले हफ्ते आपसे फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।